टॉपिक्स हैं, एक छोटा टॉपिक और आईटीएफ बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं, जिसमें से बड़े टॉपिक आपका ये एक बड़ा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। फिर एक यूनिट है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये इतना होगा आपका। मेरी बात सुन लो बेटा, आप लोगों ने ये अच्छे से नोट्स भी बनाई है, आप प्रॉपर उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जितना नोट्स है। और आप जो भी 70-80% जो आपको चैप्टर्स अच्छे लगते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, आप पीवाईक्यूज वगैरह लगा लो। ठीक है, 70-80% आप देख लें कि भाई 10 में से ये 8 चैप्टर है जिनमें हम स्कोर कर सकते हैं, इन 2 में नहीं कर सकते हैं। तो 8 की प्रैक्टिस कर लो, 2 छोड़ दो। लेकिन वो 2 छोड़ने का मतलब उनको पूरा नहीं छोड़ना है, क्लास नोट्स फिर भी रिवाइज करनी। क्लास नोट्स तो पूरा 100% करके जाना है। ठीक है, अच्छा जैसे अब इस बार हम लोग देखें तो टेस्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस सिलेबस में नहीं है, तो उसको तो रिमूव कर दिया गया, तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं और कोई क्वेश्चन देने की भी ज़रूरत नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं आया था। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह एक कोई चैप्टर बढ़ा देते हैं। एक चैप्टर टेस्ट दोगे तो ठीक है, अच्छा कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप बताओ कि केवल कॉम्प्लेक्स नंबर दें क्या, एक बढ़ा दें? ज़्यादा बड़ा नहीं बढ़ाएंगे, छोटा सा टॉपिक लॉग को बढ़ा देते हैं। लॉगरिथमिक क्यों बढ़ाते हैं? यदि किसी ने नहीं पढ़ा है यदि लॉग वगैरह, तो मैं लेक्चर दूंगा। रीजन क्या है, लास्ट ईयर लॉग का एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसके पहले जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आप देखेंगे फर्स्ट मॉड्यूल में लॉगरिथमिक के आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करिएगा। ठीक है, लॉग के क्वेश्चंस को। दूसरा, एक बार लॉग के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, 20-25 पीवाईक्यू होंगे, या मैं खुद भेज दूंगा कि ये पीवाईक्यूज आप लोग प्रैक्टिस कर लें। तो ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना, 1-2 दिन बस आपको अपना नोट्स रिवाइज करना है। यदि नोट्स नहीं बनी है, नहीं पढ़ा आपने, तो लेक्चर्स कवर कर लेने। ठीक है, तो एक चैप्टर बढ़ा दिया जाए पक्का। तो वो 1-2 लेक्चर का है, आप अपना आराम से 1-2 दिन में उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 2 चैप्टर्स आपके आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और कौन सा आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आपके चैप्टर्स इस बार टेस्ट में आएंगे। हम लोग सिलेबस कम नहीं कर रहे, एक चैप्टर बढ़ा ले रहे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं बढ़ा रहे कि आपके ऊपर प्रेशर डालने, उसको रिवाइज करने में 4-5 दिन लगे। 2 दिन में बढ़िया से आप उसको लॉगरिथमिक को कर सकते हो। और क्यों इसको दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट के 2-3 साल से ये देखा जा रहा है कि जेईई एडवांस में इसका क्वेश्चन आ रहा है, और जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेंस में भी आ सकता है। तो इसलिए इसको आपको प्रॉपर बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ टर्म्स हैं जो हमें आने चाहिए। सबसे पहले एक वर्ड आता है आयोटा। एक वर्ड कौन सा आता है, आयोटा। अब इस आयोटा टर्म की यदि हम लोग बात करें तो आयोटा क्या होता है, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा होता है यूनिट होता है किसका, इमेजिनरी नंबर का, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। जैसे बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, मैंने ये 2 लिखा, ये 2 लिखा हुआ है। अभी इस 2 के बारे में आप कुछ नहीं बता पा रहे, जैसे ही मैं इसके साथ केजी लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मास को रिप्रेजेंट करने लगेगा। जैसे ही मैंने 2 लिखा और 2 के साथ ऐसा न्यूटन लगा दिया तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने लगा। मतलब आपको दिख रहा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2 लिखा मैंने, सेकंड लगा दिया इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम। और 2 के साथ जैसे ही हमने आयोटा लगाया तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, इमेजिनरी नंबर को। 2 से तो नहीं पता चल रहा था, बट आयोटा लगते ही क्या दिखने लगा कि ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अच्छा, केजी क्या यूनिट है किसी का, मास का। न्यूटन किसका, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका यूनिट है। सेकंड किसका, टाइम का। तो आयोटा
इमेजनरी नंबर का। तो जो साथ में लिखा होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यूनिट है। तो आयोटा यूनिट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, जैसे मैं बात करूं आयोटा की वैल्यू, तो आई होप कि सभी को आता होगा अंडर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। इसमें किसी को ये डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं कि सर आयोटा क्यूब माइनस आयोटा कैसे हो गया। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा कैसे हो जाएगा भाई, इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये चार वैल्यूज हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। और आयोटा की पावर में यदि 4 का मल्टीपल नजर आ जाए, आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल नजर आ जाए तो उसकी वैल्यू, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू और इसकी पावर कुछ भी n कर दोगे तो ये 1 ही देगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर n, तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल होगा तो वैल्यू 1। अभी इसी में यदि हम लोग देखें, यदि आयोटा की पावर में जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना हो, तो इसको, ये आयोटा की पावर में है, आयोटा की पावर में जो पावर लिखा है उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा की पावर 1। रीजन क्या होगा, तो आयोटा की पावर 4n अलग करोगे और आयोटा की पावर 1 अलग कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या आयोटा की पावर 1 बचेगा। सिमिलरली इतना नोट करते जाए भाई, नोट करते जाए स्पीड में। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एडवांस एंड मेंस बोथ। जेई एडवांस में 100% इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको पूरा कवर करने में हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं होगी। ये 2 वीक है, बढ़िया से आराम से खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए इसी में यदि हम लोग देखें, आयोटा की पावर में जो पावर लिखी हुई उसको यदि 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना नजर आ रहा है, रिमाइंडर 2 नजर आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर। हालांकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। आप देखिए आयोटा की पावर 4n अलग हो गया, उसकी वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर अलग हो गया। आयोटा की पावर में जो लिखा है उसको यदि हम 3 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती, माइनस आयोटा। तो हम लोग बस ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयोटा की पावर है वो 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू, और हम लोग क्या करते हैं, यदि 4 का मल्टीपल नहीं तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचा तो आयोटा की पावर 1 आंसर, रिमाइंडर 2 बचा तो आयोटा की पावर 2, रिमाइंडर 3 बचा तो आयोटा की पावर 4। जैसे हम आपसे बोले यार आयोटा की पावर में 4 3 2 9 8 7 ऐसा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यह ऑब्जर्व करेंगे यार इसको 4 से डिवाइड करें, यदि 4 से फुली डिवाइड हो गया तो वैल्यू 1, और कुछ रिमाइंडर बच गया, 1 रिमाइंडर बचा तो आयोटा की पावर 1, 2 रिमाइंडर बचा तो आयोटा की पावर 2। अब इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो 4 में उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए। लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही आप ओवरऑल जितना नंबर लिखा उसको डिवाइड करेंगे, उतना ही बचेगा। तो यहां पर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसका मतलब आयोटा की पावर 3। आप इसको 87 को 4 से डिवाइड करके देखें, यदि 87 को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, आयोटा की पावर 3 आया, आयोटा की पावर 3 को माइनस आयोटा। जैसे आपसे कहा जाए आयोटा की पावर 4 7 3 8 9 2 1 6, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप इसमें देखें लास्ट के 2 डिजिट को यदि 4 से डिवाइड करें फुली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 अपॉन आयोटा की पावर 439 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग देखें तो 1 अपॉन ये 39 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर
3 बचेगा, तो रिमाइंडर 3 बचा, इसका मतलब क्या बचा, 1 अपॉन माइनस का आयोटा। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा क्या, नोट कर ले इसको स्पीड में। स्पीड में नोट करें, तो आयोटा की पावर कितना भी होगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज आपको बताना है, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 9 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 213 फैक्टोरियल। इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। चलिए, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल कितना बना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये आयोटा बचा। आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा क्यूब मतलब क्या, सॉरी, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल। क्या 4 का मल्टीपल है, आप देखिए इंटू का 4 नजर आ रहा है इसमें, इसकी वैल्यू क्या ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी उसमें 5 इंटू 4 नजर आया, एज अ फैक्टर 4 हो गया, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल, इसकी वैल्यू 1। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, इसमें भी इंटू 4 दिखेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 एस इंटू 4 भी दिखेगा, ये भी 4 का मल्टीपल, वैल्यू 1। क्या ये भी 4 का मल्टीपल, भाई इसका जब फैक्टोरियल लिखोगे उसमें 4 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो यहां से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना सकते हैं, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 100% 1 कब होगी, जब n की वैल्यू 4 या उससे बड़ी, 4 लिखा तो 4 फैक्टोरियल होगा, 4 से बड़ा लिखा होगा तो कोई भी फैक्टोरियल ले, 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आया कि नहीं आया, इसका मतलब 100% वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये याद रखना है आपको। अब बहुत ध्यान से और एक रिजल्ट देखना, इसको स्पीड में पहले नोट कर ले। आयोटा की पावर में कोई फैक्टोरियल लिखा है और उसकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा वाला नंबर का फैक्टोरियल है, तो वो 100% किससे डिविजिबल होगा, 4 से, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटा प्लीज बातें नहीं, आयोटा की पावर n, उसके आगे एक पावर इसमें इंक्रीज कर दी हमने, n की जगह
n+1 कर दिया, एक और पावर इंक्रीज कर दी, एक पावर और इंक्रीज कर दी, क्या लगातार 4 पावर्स हो गई? सबसे पहले n था, फिर n+1, एक पावर बढ़ी, फिर एक पावर बढ़ी, फिर एक पावर बढ़ी, कितनी पावर्स है इसमें? 4 टर्म्स है और सबकी लगातार पावर्स है, तो इसका जब सम करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि आयोटा में 4 टर्म्स हैं और उनकी लगातार पावर्स हैं तो उनका सम कितना आएगा? 0। कैसे आएगा? जैसे इसमें आयोटा की पावर n कॉमन ले लें तो इस जगह पर क्या बचेगा? आयोटा की पावर n गया, 1 बचा, यहां पर क्या बचेगा? आयोटा। इस जगह पर क्या बचेगा? आयोटा स्क्वायर। इस जगह पर क्या बचेगा? आयोटा क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब इसमें यार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और +1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, 0 इंटू दिस। तो कभी भी ऐसा याद रखना, यदि आयोटा ये 4 टर्म्स दिख जाए, उनकी लगातार पावर्स हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे सिग्मा आयोटा की पावर 12, सिग्मा आर फ्रॉम 1 से लेकर के 12 तक, आयोटा की पावर आर, आयोटा की पावर आर +1, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। आर की वैल्यू 1 से लेके 12 तक है, आयोटा की पावर आर प्लस आयोटा की पावर आर +1। कितना आ जाएगा? आप ऐसे सोचो, इसमें डायरेक्ट 0 आ रहा है क्या? आप इसमें दो, टोटल कितने टर्म्स हैं? 12 टर्म्स हैं, और क्या उनकी लगातार पावर्स जाएंगी? अच्छा, 4 टर्म्स का सम, 8 टर्म्स का सम भी। अरे पहले 4 टर्म हुए, फिर उसके आगे मैंने टोटल 8 ले लिए, तो उसके आगे 4 और हुए ना, उसका सम भी 0। 12 टर्म्स का सम, 16 टर्म्स का भी सम। कितने टर्म्स हैं? 12 है। क्या लगातार पावर्स है? चाहे 4 के मल्टीपल में वो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? जैसे यहां आर की वैल्यू सबसे पहले क्या दोगे? 1, फिर क्या दोगे? 2, फिर क्या दोगे? 3, और कहां तक जाओगे? तो 4 के आप 4 के टर्म्स अलग करोगे तो 3 ऐसे पार्ट बनेंगे। आयोटा की पावर 1 से लेके आयोटा की पावर 4 तक का सम 0, फिर आयोटा की पावर 5 से लेके आयोटा की पावर 8 तक का सम 0, आयोटा की पावर 9 से लेके आयोटा की पावर 12 तक का सम 0। अच्छा, इसमें और इसमें भी तो 12 टर्म है। ये इसमें शुरू कहां से होगा? आयोटा की पावर 2 से, और रहेंगे टोटल कितने टर्म्स? 12 ही तो टर्म्स रहेंगे। लगातार 12 टर्म्स है, लगातार पावर्स हैं, तो 3 ऐसे पार्ट्स बन जाएंगे जिनका अलग अलग सबका सम 0, मतलब ओवरऑल सम कितना आने वाला है? 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से दिख रहा था भाई कितने टर्म्स हैं? 12। 4 टर्म हो या 8 हो या 12 हो, लगातार पावर्स दिखी, उसकी वैल्यू 0। पक्का? चलिए नोट कर ले। इसमें किसी को डाउट हो तो दूसरी तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं इस वाले में। रिपीट कर दे। आप देखो बेटा, इसमें सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने सबसे पहले इसको सिग्मा इसको दे दिया। सिग्मा आयोटा की पावर कितना है? आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम करना। केवल इसको दिया, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। आप 1 दोगे आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा की पावर 2, फिर आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, फिर इसके बाद आयोटा की पावर 5 आएगा, और ऐसे करते जाओगे। आयोटा की पावर 8 आएगा, फिर ऐसे करते जाओगे। आयोटा की पावर 9 आएगा, और कहां तक जाएगा? आयोटा की पावर 12 टर्म्स लिखे। इन चारों का सम, 4 लगातार पावर है ना, वैल्यू कितनी? 0। इन चारों का सम, 4 लगातार पावर है, सम 0। इन चारों का सम
जीरो। अब इस वाले में जब सिग्मा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिग्मा आर फ्रॉम 1 से लेके 12 आयोटा की पावर आर प्लस 1, आयोटा की जगह 1 रखोगे, कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, और कहां तक आपका जाएगा, आयोटा की पावर 13 तक। ये 4 टर्म का सम 0, 4 लगातार पावर होंगी, फिर यहां पर 4 टर्म्स होंगे उनका सम 0, फिर लास्ट में ये जो 4 टर्म बचे इनका सम, अरे 12 ही तो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। चलिए इस वाले में देखें, इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, किसकी वैल्यू, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आपका 2 आयोटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आप देखें इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा क्या, अरे एलजबरा के जैसा एक्सपेंड किया इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये +1, कितना बचा, 2 आयोटा। सिमिलरली यदि कभी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ दिख जाए तो आप क्या बोलोगे इसको, -2 आयोटा। आप इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करके देखो तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 2 आयोटा। स्पीड में नोट करें, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर दिखे तो 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है तो -2 आयोटा। हालांकि मुझे पता है कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आता है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको वैल्यू निकालनी 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 6। अच्छा, इसको देख करके तुरंत बाइनोमियल थ्योरम लगाने लगोगे क्या, अरे 8 पावर है, एक्सपेंड तो कर नहीं पाएंगे, बाइनोमियल लगाने पर लगेंगे, इसमें 9 टर्म बनेंगे, सॉल्व करोगे, अरे दिमाग में एक बार ऐसा आएगा कि ज्यादा पावर है तो बाइनोमियल लगा सकते, जबकि इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर की पावर 3, क्या ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना बनेगा, 2 आयोटा, इसकी पावर कितनी 4, ये कितना बनेगा -2 आयोटा, इसकी पावर कितनी 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें इसको, पेन थोड़ा सा स्पीड में चलाएं। 16 माइनस 8 आयोटा, 16 माइनस 8 आयोटा, ये किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेशन 16 प्लस 8 आयोटा, कैलकुलेट करके देख लें, किसी को यदि डाउट है तो डिस्कस कर लें, कोई बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है तो डिस्कशन कर सकते हैं आप। देखिए जेई मेंस वगैरह में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं जो आसानी से लग जाते हैं, और आसान चैप्टर्स हैं ये, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे चैप्टर्स। और एडवांस में पैसेज आ जाता है, पैसेज में 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 12 नंबर सीधे सीधे, ज्यादातर चांस होता है एडवांस में पैसेज का आना, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, एक पैसेज ज्यादातर चांस होगा आने का, मतलब 12 नंबर सीधे सीधे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, किसी भी चैप्टर में वो मिक्स कर सकते हैं, तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये समझ में आया इतना, चलिए इसके आगे हम लोग देखें, रफ करें इसको, पूछना है किसी को कैलकुलेशन, एनीवन। चलिए इसके आगे देखें, कभी भी ये लिखा हुआ दिख जाए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा, और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ दिख जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा। अब ये कैसे होगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लो, जैसे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। अच्छा, क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अरे इतना तो डिवीजन आता होगा ना, हम लोगों को क्या करना पड़ता है डिवीजन के केस में, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर 1 प्लस आयोटा से नीचे, क्या ये a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या नीचे 2 लिखा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू
माइनस माइनस प्लस वन टू, टू से टू क्या बचा, आयोटा। ऐसे सिंप्लीफाई इसको भी कर सकते हैं, तो वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा को तुरंत का तुरंत आयोटा, वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा को माइनस आयोटा। जैसे आप इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए, नोट कर लें इसको, वन प्लस आयोटा अपॉन में वन माइनस आयोटा का होल क्यूब प्लस का वन माइनस आयोटा अपॉन में वन प्लस आयोटा का होल क्यूब। इसकी वैल्यू स्पीड में बताएं। इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये कितना लिखा हुआ है, आयोटा का क्यूब, और ये क्या लिखा है, माइनस आयोटा का क्यूब। तो ये माइनस आगे चला जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू कितनी, 0। अरे ये आयोटा क्यूब है, ये माइनस आया, माइनस का आयोटा क्यूब, कैंसिल वैंसिल हो गया। तो अभी कुछ हम लोगों ने आयोटा की वैल्यूज याद की हैं, ठीक है। जैसे आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल तो वैल्यू, आयोटा की पावर में कोई नंबर है यदि उसमें जितना रिमाइंडर बच जाएगा 4 से डिवाइड करने पर उतना ही आयोटा की पावर में बच जाएगा। आयोटा की यदि लगातार 4 पावर्स दिख जाए, 4 टर्म्स हैं, लगातार चारों मतलब लगातार पावर्स हो तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, आयोटा की पावर में यदि फैक्टोरियल में लिखा है 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा वाला फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू, क्योंकि 4 फैक्टोरियल हो या उससे बड़ा वाला फैक्टोरियल, वो 100% 4 से डिवाइड होगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये थोड़ा डायरेक्टली आपको ये वैल्यूज याद रखनी। एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड जेई में आया था, देख लेते हैं। एक क्या आए तो है कई सारे। आज डेट क्या है, 9 है, 9 हो गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ भी क्वेश्चन है और आपके मॉड्यूल में भी है, पीवाईक्यू भी आया ये। मतलब इसी तरीके का पीवाईक्यू आया, उसमें शायद इसकी वैल्यू 1 लिखी थी, यदि पीवाईक्यू बुक में देखेंगे तो इसको कर लें, या वो क्वेश्चन सेम ही है लगभग। चलिए इसमें देखें, ये जो लिखा हुआ है ये क्या आयोटा की पावर n लिखा हुआ है। अरे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, आयोटा हो गया, आयोटा की पावर n। अब इसको हमें क्या बनाना है, रियल, और इसमें n क्या है, n नेचुरल नंबर। अच्छा, n की जगह 1 रखोगे तो आयोटा की पावर 1 क्या रियल देगा। अच्छा, n की जगह 2 रख के देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 रियल नंबर है। अरे नेगेटिव नंबर्स भी तो रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब n की जगह 2 रखने पर ये आयोटा स्क्वायर बनेगा और इसकी वैल्यू -1 होगी, और -1 कैसा नंबर है, रियल। तो इन्होंने बोला n की वो सबसे छोटी वैल्यू, वो सबसे छोटी वैल्यू 2। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन। चलिए अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा इक्वालिटी ऑफ या इक्वल टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे हेडिंग डाल लो, 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने हिसाब से हेडिंग डाल लें, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना तो पता होगा कि इस तरीके का दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि इतना भी नहीं पता है,
इतना तो पता होगा ना, ड्रॉपर कोई फाउंडेशन के तो हो नहीं, डायरेक्ट लिख सकते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कैसे कैसे हैं, इक्वल है। अच्छा अब ये इक्वल है, ये कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजनरी वाला इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। क्या ये बात सबको आती थी पहले से? दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। नोट करें, टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हेडिंग डाल लें, फिर एक क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करना है। नोट हो गया सभी का? इसमें आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट फोर्थ वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, चौथा वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ करके दिखाएं। इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करना है आपको। आपको फोर्थ वाला ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाना है, ये पार्ट ये सॉल्व करना है। अपने मॉड्यूल में देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये तीन आप अपने करने की जरूरत भी नहीं उसको, आप चाहो तो एक बार सॉल्व करके देख लेना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फोर्थ वाला बस सॉल्व करके दिखाओ। जिससे भी हो जाए रेज योर हैंड। फाइंड रियल वैल्यूज एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई के रियल वैल्यूज बतानी, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ऊपर भी भाषा पढ़ लीजिएगा कि निकालना क्या है, पता चला तुम कुछ इंटीग्रेशन करने लगो, कुछ भी कर सकते हो। चलिए इस वाले में यदि हम लोग देखें तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया यहां पर कि भाई इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और उस साइड भी क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। आप इस साइड यदि देखें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस साइड इसका क्या ये रियल पार्ट है, और ये इतना जो पोर्शन ये कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है। यदि राइट हैंड साइड पे हम लोग देखें तो इसमें रियल पार्ट कितना है, ये इतना पोर्शन रियल पार्ट है और ये इतना पोर्शन कैसा है, इमेजिनरी। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट वाले और राइट वाले आपस में कैसे हैं, इक्वल। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब रियल वाला पार्ट रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, मतलब 4x² प्लस का 3xy इक्वल टू कितना हो जाए, 4y² माइनस x² बाई 2 के इक्वल हो जाए। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया। इमेजिनरी पार्ट कितना दिख रहा है इस साइड, 2x इंटू वाई माइनस का 3x², और इस साइड इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है 3xy माइनस का 2y²। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यूज निकालनी। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y निकालना है। मेरी बात सुनना बेटा, वो x और y की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को, अरे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y की वैल्यू, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनीवन कोई कर पा रहा है? 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या बात है। 1,3/2 सेटिस्फाई कर रहा है। एक बच्चे ने कहा सर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, एक बच्चा बोल रहा है 1,3/2 सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई बच्चा? कितने सोल्यूशन? एक बच्चे ने बोला सर ये सब छोड़ो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही इनफाइनाइट आएंगे, इसमें कई सारे सॉल्यूशंस होंगे, कई सारे ऐसे x और y की वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। मींस ऐसी कई सारी इनफाइनाइट वैल्यूज x की हो सकती है और इनफाइनाइट वैल्यूज y की हो सकती है। कैसे किया बेटा? दोनों को, अच्छा ये इस साइड लेके आए, क्या इक्वेशन बनी आपकी, 9x² प्लस का 6x इंटू वाई इक्वल टू, ये इधर कर दे, माइनस का 8y²। बात वही है, ये किया आपने। अब मेरी बात समझो बेटा, इस तरीके की इक्वेशन कहीं सॉल्व की थी, कहीं कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था, भूल गए, याद नहीं आ रहा है। किसमें? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या उसका फैक्टर करना भी सीखा था? अरे 2 डिग्री इक्वेशन होती थी और फैक्टर वैक्टर भी कर लेते थे। तो ऐसी इक्वेशन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर तक कर सकते हम लोग। अरे बोलो भाई, ऐसी इक्वेशन को हमने डील कर रखा है। अच्छा इसके इधर आए, फिर इस वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या बना, 2y² माइनस का xy माइनस का 3x² इक्वल टू 0। ये इतना कुछ आ गया। अब ये देखें, ये कैसे ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे किया इसके आगे, इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं आप, ऐसा कुछ। अच्छा ये दोनों को आपस में सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो दोनों का कॉमन उससे भी आ जाएगा। इन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, हम y वाला थोड़ा सा भगाने की कोशिश करते, तो इन्होंने कहा भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया ये ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस का 4xy और माइनस का 12x² इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? अब इन्होंने कहा भाई इस इक्वेशन को यहां पर लेके आ जाते हैं, माइनस का 12x² और फिर माइनस का 4xy और फिर प्लस का 8y²। इन्होंने कहा सर ऐसा कुछ हो गया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही ये गायब हो गए। अब ऐड करते ही इस जगह पर कितना बचा, माइनस का 3x², और इस जगह पर कितना, प्लस का 2xy, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को
अच्छा ये उस साइड भेज दिया इन्होंने, तो 2xy इक्वल टू कितना हो गया, 3x²। ठीक है, फिर यहां से इनको एक रिलेशन मिल गया 2y इक्वल टू 3x, एक रिलेशन, और x की वैल्यू 0 भी आने लगी। भाई x कॉमन ले लीजिए, मतलब आप ऐसे कर लें, यहां पर ऐसे कर लें कि भाई सर हमने एक क्या किया, इसमें -x कॉमन ले लिया, -x कॉमन लिया तो इस जगह पर 3x और इस जगह पर -2y इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा भाई x की वैल्यू 0 होगी या फिर 3x -2y क्या होगा, 0 होगा। तो x की यदि वैल्यू 0 होगी तो इस इक्वेशन में रख दे तो y भी 0 आ जाएगा। x 0 होगा, y 0 होगा, रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा ये वाली भी तो इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है इसमें ये इंफॉर्मेशन है भाई, ये 3x अपॉन में कितना 2y, 3x ऐसे लिख लेते हैं, 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2y। तो x अपॉन y को क्या लिख सकते हैं 2/3। यदि x और y की वैल्यूज का रेशियो क्या हो जाए 2:3, तो ऐसी x और y की वैल्यू जिनका रेशियो क्या हो 2:3 हो, वो सारी वैल्यूज भी इस इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लैम्डा और y की वैल्यू 3 लैम्डा। आप इसमें दे लैम्डा की वैल्यू 0 दे दीजिए, क्या 0 0 बन जाएगा, लैम्डा की जगह 1 दे दीजिए, 2 कॉमा, अरे लेमडा की जगह 1 रख के देखिए ये x की वैल्यू कितनी बनेगी 2, y की वैल्यू 3। आप तो 2 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप लेमडा की जगह 2 दे दीजिए, ये कितना बनेगा, ये कितना, ये वैल्यूज भी इस इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई। इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज x और y की होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई। कौन सी वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज जिनमें x और y का रेशियो 2:3 हो, या फिर x और y दोनों 0 हो, या फिर x और y दोनों 0 हो। नोट कर लें इसको। किसी को डाउट हो तो इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी। ये जो डिटर्मिनेंट है x प्लस आयोटा y के इक्वल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज बतानी है आपको।
माइनस का 78, एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू। आपको बस केवल क्या करना है, इस वाले को एक्सपेंड करना है। यदि इसको एक्सपेंड करके देखोगे माइनस का 78 माइनस 78 आयोटा, क्या ऐसा बन रहा है? इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखो क्या ये आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल? -78, और y की वैल्यू भी किसके इक्वल? -78 के इक्वल। इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको सीधे सीधे दे रखा है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, इसमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। यदि कोई बच्चा है कि वो इसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है तो अपनी डाउट्स पूछ सकता है, इसमें कैलकुलेशन पूछ सकता है। ऐसा कोई बच्चा जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, आप कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, डाउट है तो। आप पूरा उसको एक्सपेंड करके देखो, लेफ्ट हैंड में बनेगा माइनस का 78 माइनस का 78 आयोटा। इस बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पेपर होगा, डिफिकल्ट पेपर आएगा, बहुत टफ पेपर दूंगा, ठीक है। अभी इधर जो 4-5 पेपर हुए हैं वो ऑन एवरेज थे। इस बार जो पेपर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब एक एक क्वेश्चन करने के लिए आपको उसमें सोचना पड़ेगा, तो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखिएगा। दूसरा, सुपर 30 वाले बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा, ठीक है। किसका टेस्ट होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि इधर ये कुछ अभी रिसेंटली पेपर्स हुए तो वो बहुत पीछे भूल चुके हैं आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा, आप उसको प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। चलिए इस वाले में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। ये तो मॉड सेट का यूज हो गया, इसमें नहीं, मॉड सेट का यूज है इसमें। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें अच्छे से। इससे बड़ा यार, एक मिनट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से होगा। अभी दिख रहा है क्या? लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी z क्यूब माइनस का 3 प्लस आयोटा z प्लस का m प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, where m belongs to relation number. Suppose that the equation has real root alpha. Find value of alpha की पावर 4 प्लस m की पावर 4। पढ़ाऊंगा भी बहुत टफ, बाउंस वाउंस मार सकता है कुछ आगे चल के, अभी तो पहला लेक्चर है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपका दिमाग है तो समझ पाओ तो समझ लो।
नोट हो गया क्वेश्चन सभी का? किससे किससे हो रहा है? एनीवन? अब दो, इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की हल्की हल्की छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। इधर देखो बेटा, हालांकि वो सब आपको बातें आती भी हैं और वो ऐसा मुझे तो पढ़ाना नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई भी छोटी बात भी ना छूटे उसके लिए देख लो बेटा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जनरली उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आयोटा y। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इसमें भी कुछ कंडीशन होती है क्या? x और y, ये जो x है और ये x रियल होना चाहिए, और ये जो आयोटा के साथ में y लिखा है वो भी कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आयोटा y। उसमें x कैसा होना चाहिए? रियल, और y भी रियल। अच्छा, ये जो x है इसका कुछ नाम भी होता है, आप लोग कुछ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल पार्ट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर z का। कॉम्प्लेक्स नंबर z का यदि रियल पार्ट पूछा जाए तो कितना आएगा? अरे ये आता है कि नहीं आता है? और यदि आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा के जो साथ में है वो वाला, आयोटा नहीं लिखते इसमें, आयोटा के साथ वाला वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। तो x को क्या नाम देते हैं? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और y को क्या नाम देते हैं? एक चीज और, जैसे ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आयोटा y है, इसको हम x कॉमा y एज अ ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ये x और y कैसे? ये जो पॉइंट है जनरली ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या फिर इसी प्लेन का दूसरा नाम होता है क्या? आर्गेंड प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरी बात समझना, मैंने कहा भाई 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये जो 2 प्लस 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक तरीके का ऑर्डर्ड पेयर 2,3, इस 2,3 पॉइंट के जैसा है। पॉइंट के जैसा है मतलब कि आपका जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं। जनरली लिखोगे एक्स ही, लेकिन इसको बोलते क्या है? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब जैसे ये पॉइंट आपको ये 2 प्लस 3 आयोटा रिप्रेजेंट करना है, या फिर x प्लस आयोटा y रिप्रेजेंट करना है, जैसे आप रिप्रेजेंट करते थे ये एक पॉइंट x कॉमा y, मतलब इसके सामने x की वैल्यू x होनी चाहिए और इसके सामने y की वैल्यू y, तभी तो ये पॉइंट x कॉमा y मिलेगा। जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते थे, सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस नाम बदल रहा है, x एक्सिस को रियल एक्सिस और y एक्सिस को, और इस प्लेन का नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। सेम रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक पॉइंट की तरीके ट्रीट करेंगे। किसकी तरीके ट्रीट करेंगे? पॉइंट की तरीके। अच्छा, यदि किसी को पॉइंट की तरीके ट्रीट कर दिया तो उसको उसी को एज आ हम लोग पोजीशन वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। क्या इसको एज आ पोजीशन वेक्टर भी ट्रीट किया जा सकता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता था? किसी पॉइंट को वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी पॉइंट को वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना, बट किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कौन सा वेक्टर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये जो वेक्टर, इसमें आई कैप ये आयोटा वाला नहीं है, वो 2D। भाई ये कौन सा प्लेन? एक तरीके से 2D वाला ही तो समझो, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, तो 2D पर हम लोग उसको एज अ पोजीशन वेक्टर भी मान सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या मान सकते हैं? एज अ पॉइंट। एज अ किस प्लेन पर?
कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, और यदि पॉइंट बन गया वो तो उसको पोजीशन वेक्टर भी माना जा सकता है। अब इसमें एक चीज और आगे, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ये सब छोटी छोटी बातें तो सबको आती होंगी। x प्लस आयोटा वाई है। अब आपसे ये बोला जाए भाई ये प्योरली रियल है, प्योरली, यदि प्योरली रियल है इसका मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, जीरो। स्पीड में नोट करें इसको। ये सब छोटी छोटी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले से भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यार प्रिपरेशन करने आए जेई की तो इतना तो आता होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर, ये चैप्टर बस पता है तो इतनी बात पता होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरीके ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पोजीशन वेक्टर की तरीके ट्रीट कर सकते हैं। एक्स का नाम होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, वाई का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। प्योरली रियल की बात करें तो इमेजनरी पार्ट जीरो, और प्योरली इमेजनरी की बात करें तो प्योरली इमेजनरी हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका मतलब किस पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये जिनके साथ आयोटा नहीं उसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मान लीजिए कुछ बच्चों को ये सब बातें नहीं आती थी तो शायद सॉल्व ना कर पा रहे हो, अभी ये सॉल्व होना चाहिए। आपका सारा कॉन्सेप्ट लिखा है आपके सामने, यही यूज होने वाला है और कुछ यूज नहीं होगा। जो आपके सामने लिखा है वही सब यूज होने वाला है। ऑप्शन इज ए, स्टार लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, रफ करें ये जो लिखा हुआ है। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये नोट हो गया सभी का। इसमें z क्या है पढ़ के देखो, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होगा। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है भाई, इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। यही तो लिखा हुआ है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे लिख रखा है m कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कि m इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स है, रियल है, कैसा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m रियल है, सपोज आगे लिखा है इक्वेशन हैज रियल रूट अल्फा। ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट और दे दिया, कौन, वो जो रूट है वो कैसा है,
कैसा रूट है? रियल है। मतलब अल्फा भी कैसा है? अरे अल्फा कैसा नंबर है? रियल नंबर है। और इस इक्वेशन का क्या है? रूट है। इस इक्वेशन का क्या है? रूट है और साथ में रियल भी है। अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो अल्फा इसका रूट है और वो भी रियल रूट है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, जो रूट होता है वो इक्वेशन को क्या करता है? छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। तो अल्फा इसका क्या है? इसको क्या कर जाएगा? z की जगह अल्फा रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? अल्फा क्यूब माइनस 3 प्लस आयोटा, z की जगह अल्फा m+2 आयोटा इक्वल टू 0। क्या ये बन गया? अल्फा कैसा नंबर है? m कैसा नंबर है? रियल नंबर्स को एक पास कर ले। ये रियल है अल्फा क्यूब, और क्या रियल है? माइनस का 3 अल्फा, और क्या रियल है? m। जितना रियल था वो अलग हो गया, कुछ इमेजनरी भी दिख रहा है, इमेजनरी पार्ट दिख रहा है। आयोटा के साथ वाला कितना दिख रहा है? अल्फा, माइनस का अल्फा और प्लस का 2। क्या ये नजर आ रहा है? क्या ये रियल नंबर है? अरे बोलो भाई, क्या ये भी रियल नंबर है? तो उस साइड क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख गया, x प्लस आयोटा वाई के जैसा। तो इस साइड भी आपका क्या होना चाहिए? अरे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में, अरे उधर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर तो इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहां से अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा प्लस m 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहां से माइनस अल्फा+2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? इस जगह से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? और ये अल्फा जैसे इसमें रखोगे तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अल्फा की जगह 2 रख दीजिए, m की वैल्यू -2। अल्फा 2, m की वैल्यू -2। किसकी वैल्यू पूछी गई है? अल्फा की पावर 4 प्लस m की पावर 4। क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यूज उठा के रख दीजिए। कितना आंसर आ रहा है? 32। इसमें यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, यदि अल्फा रियल नहीं होता, यदि पता ना होता, तो ये इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख सकते नहीं थे, क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल नंबर है, तो इसको रियल पार्ट मान सकते हैं। ये रियल नंबर तो इसको इमेजनरी पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि जो रियल पार्ट होता है वो खुद में रियल होता है, और इमेजनरी पार्ट होता है वो भी रियल होता है, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करने लगे हम लोग यहां पर। तो ऐसा समझ में आएगा कि हाँ, इसमें यदि ये अल्फा बोल देते कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज अप्लाई, क्योंकि फिर ये तो पता ही नहीं होता ना अल्फा कैसा क्या, तो ये सॉल्व नहीं हो पाता फिर। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इक्वल टू 3+2 आयोटा sin थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा sin थीटा। इसमें बोला गया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो। एक बच्चे का आंसर आ रहा है π/3।
चलिए सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका कौन सा फॉर्म बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा? तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट कितना दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट कितना दिख रहा है। अच्छा ये नंबर कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यह चेंज करना है तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो सभी लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखें। ये ऐसा लिखा हुआ है और नीचे 1 - 2 आयोटा साइन थीटा है। तो नीचे माइनस वाला है तो प्लस वाले से 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और सिमिलरली ऊपर भी 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई। जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ही ऊपर। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कुछ रियल पार्ट बन के आएगा, ऊपर कुछ रियल पार्ट होगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी बन के आएगा। अरे सब अलग अलग कर सकते हो। इसमें जैसे 3 × 1 कितना देगा? 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी दे देगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 = साइन × साइन, साइन स्क्वायर। आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आयोटा इसमें गायब हो रहा, मतलब कितना बन रहा है? -4 साइन स्क्वायर थीटा ये बन रहा है। और यहां पर भी ऐसे कुछ बन जाएगा आयोटा के साथ वाले टर्म। और नीचे क्या बचेगा? नीचे a - b है और a + b। a + b का मतलब a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर 2² 4 साइन का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, बट माइनस करना इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस। वही सेम चीज यहां भी आ जाएगा। लेकिन इसको हमें क्या बनाना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी का मतलब हमें इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा? 0। हमने ये वाला पार्ट पूरा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बनाना है? प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा। जैसे इसको 0 करोगे तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये इस साइड क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 3/4 हो जाएगी। तो इस जगह से हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर कितना π/3 हो जाएगा। क्या आपको कुछ याद होगा? इस तरीके की इक्वेशन बताई थी, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो x की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने? n π ± अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की जगह आपका थीटा हो गया इक्वल टू n π ± अल्फा की जगह π/3 हो जाएगा। नोट करें इसको स्पीड में, नोट करें। तो सिंपल सी अभी जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो आपको आगे आयोटा के बारे में आपको पता चल गया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसमें x और y क्या होता है, कौन सा रियल पार्ट होता है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट होता है। x y को रियल होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के। प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी उठाओगे तो ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस में और जेईई मेंस में 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ये इस तरीके की चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की। नोट कर लें इसको स्पीड में। नोट हो गया सभी का? चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग हेडिंग डालें, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है इसमें। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई। अच्छा, इसको एज अ ऑर्डर्ड पेयर समझे तो क्या ये x कॉमा वाई हो जाएगा? इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना, तो कॉन्जुगेट को बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके ऊपर ऐसे बार लग जाता है, इतना तो आता होगा कि ऐसे z बार मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसमें करना क्या पड़ता है? जो जहां पर आयोटा है उसका साइन वहां पर बदलना होता है। जैसे इस जगह पर प्लस आयोटा है तो हमें माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब रियल पार्ट x हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अब इन दोनों यदि पॉइंट्स को देखें तो ये वाला जो कॉन्जुगेट वाला है ये कॉन्जुगेट मिरर इमेज है। z बार क्या है? z बार मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ z। किसकी मिरर इमेज है? z की मिरर इमेज है विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो z बार है उसका z बार किसका मिरर इमेज है? z का। तो कैसे? ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका x कॉमा y पॉइंट है, इसको z माना। अच्छा, x कॉमा माइनस वाई रिप्रेजेंट करना है तो x कॉमा माइनस वाई किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये पॉइंट हो जाएगा x कॉमा माइनस वाई। यदि इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, ये मिरर माना जाए, तो जितनी डिस्टेंस पे ऊपर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे नीचे, क्या इस वाले का ये मिरर इमेज है? किसके रेस्पेक्ट में? रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज है। नोट करें इसको स्पीड में पहले तो। नोट हो गया सभी का? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं स्पीड में। पहले तो इतना नोट करें, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका यूज जेई के क्वेश्चंस में ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 2 नंबर्स लिख दिए, आप बहुत सारे लिख लो चाहो तो ऐसे करके Z3 और ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख सकते हो, और ये सब एडिशन में। इस पूरे का क्या लेना है? इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Z1 पर अलग, Z2 पर अलग, Z3 पर अलग, और ऐसे करते करते Zn पर अलग। चाहे प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, चाहे जैसे आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z1 प्लस Z2, तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे यहां माइनस माइनस लगे तो यहां माइनस माइनस ले लेने। बहुत ध्यान से समझना। प्लस लगा तो प्लस वाले केस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉन्जुगेट, माइनस लगा है तो माइनस वाले में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिवीजन के केस में भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉन्जुगेट सभी केसेस में, चाहे जैसे भी लिखा हो या किसकी कुछ पावर भी लिखी हो, जैसे z का z स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेना है, z स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेना, तो हम इसको z कॉन्जुगेट का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से कहीं भी आपको कोई कॉन्जुगेट दिख रहा है तो आप उस कॉन्जुगेट को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से कुछ लिखा हुआ दिख जाए, Z1 प्लस का 3 अपॉन में 2 प्लस Z2 ऐसा दिख गया, और इसका कॉन्जुगेट लेना है,
तो जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वहां वहां वो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब Z1 को अलग कॉन्जुगेट मिल जाएगा। 3 तो रियल नंबर है, इसमें कॉन्जुगेट कोई मतलब ही नहीं होता है, और 2 भी रियल नंबर, इसके कॉन्जुगेट का कोई मतलब ही नहीं। ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां वहां वो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना नोट करें पहले स्पीड में। नहीं, चेंज नहीं करा, हम बढ़ा रहे हैं, इसमें चैप्टर्स बढ़ा दे रहे हैं, घटाने नहीं है। इसमें नहीं, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर आ रहा है इसमें, इसके पहले वाला का है, इसमें ये सिलेबस में नहीं है, हट गया है जो न्यू आया पैटर्न, तो इसमें ये वाला ये छोड़ देना है, ठीक है। लॉगरिथमिक या केवल लॉगरिथमिक लिख देना, इसमें इक्वेशंस भी आ जाएंगी, फंक्शन सब आ जाएगा। ये खाली जा रहा है, वो उसमें था नहीं 5 जनवरी वाला, इसमें 5 जनवरी है। ये एक मतलब कितने दिन का गैप है, केवल 7 दिन का गैप है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ये एक हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक और डाल दे रहे, रुको, एक और, वो छोटा सा एक ही पार्ट हुआ ना। नोट हो गया बेटा सभी का? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना इसमें बेटा। जैसे कि ये z लिखा है, z को हमने क्या लिखा है, x प्लस आयोटा वाई। z बार का मतलब क्या होता है, क्या लिखोगे, x माइनस आयोटा वाई। इनको यदि ऐड कर दिया जाए z और z बार को, तो कितना मिलेगा, क्या 2x मिलेगा? अरे ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं यार, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होता है? रियल पार्ट का मतलब x है, x की वैल्यू यहां से निकालो तो कितना कह सकते हो, z प्लस जेड बार बाई 2, क्या ऐसा बोल सकते हो, z प्लस जेड बार बाई 2। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है, दिमाग में रखना होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, z प्लस जेड बार बाई 2, कहीं भी यूज करना पड़ सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। अच्छा मैं आपसे पूछूं यार, प्योरली इमेजनरी है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा, प्योरली इमेजनरी, तो आप प्योरली इमेजनरी के केस में क्या बोलते हो, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हो? अरे प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 करोगे तो रियल पार्ट है कितना, z प्लस जेड बार बाई 2 इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट 0 मतलब यहां पर कितना आ गया, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। कभी भी यदि आपसे बोला जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम 0। जैसे इतना खतरनाक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिख दिया गया z प्लस आयोटा अपॉन 3z प्लस 2, और बोला जाए प्योरली इमेजनरी है, क्या है, क्या बोल दिया जाए इसको, प्योरली इमेजनरी, मतलब इसमें इसका क्या जोड़ दें, इसका क्या जोड़ दें, कॉन्जुगेट जोड़ दें, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 0। ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। जैसे ये दे दें, ये कैसा नंबर है, प्योरली इमेजनरी, इसका मतलब दिस प्लस इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होता है, अरे बोलो भाई, z प्लस जेड बार बाई 2 होता है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो z और z बार का सम
जीरो होता है। ये लिखना आना चाहिए दिमाग। जैसे हम लोग क्वेश्चन अभी अच्छे लेवल का सॉल्व करेंगे, वहां डायरेक्ट लिख जाएंगे, वो बोलेगा ये इमेजनरी है, तो हम ये चीज नहीं लिखेंगे कि रियल पार्ट जीरो, हम बोलेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो। वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम क्या होगा, जीरो होगा, ऐसे लिखेंगे। चलिए इसी में स्पीड में इतना नोट कर ले पहले, अलग तरीके से वहां चलेगा। चलिए इसी में यदि हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स, इसको रफ कर दे, स्पीड में नोट करो भाई। अच्छा z माइनस जेड बार कर दे, तो यदि z से z बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x से x क्या बचेगा, इधर 2 आयोटा y बचेगा। यदि मैं आपसे पूछूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट बताओ, तो क्या लिखोगे, z माइनस जेड बार अपॉन क्या लिखोगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कितना होता है, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी मर्जी, कैसे याद रखना आपको। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होता था, z प्लस जेड बार बाय 2, इमेजनरी पार्ट z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ये इमेजनरी पार्ट होता है। अब आपसे बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली कैसा है, रियल। प्योरली रियल का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो। इमेजनरी पार्ट जीरो होने का मतलब z माइनस जेड बार बराबर, या फिर z इक्वल टू जेड बार, या तो z इक्वल टू जेड बार याद रखें, या z माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो याद रखें, दोनों बात बराबर ही है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब z बराबर जेड बार है। अच्छा ये जो टर्म है प्योरली इमेजनरी और प्योरली रियल, ये टर्म दो चीजें सीख गए। प्योरली रियल बोला जाए तो प्योरली रियल का मतलब इमेजनरी पार्ट, एक तो ये सोचना है, या फिर प्योरली रियल का मतलब z प्लस, अरे बोलो z प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। दो चीजें दिमाग में जैसे कहीं भी लिख के आ गया, प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का मतलब इमेजनरी पार्ट जीरो करना है। यदि ये चीज अप्लाई होती नहीं दिख रही वहां पर, तो क्या करना है, z और z बार को आपस में जोड़ देना है, z प्लस जेड बार बराबर जीरो कर देना है, z माइनस जेड बार। प्योरली कौन सा, इमेजनरी बोला था, रियल बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे मुझे याद नहीं है ना। प्योरली इमेजनरी बोले तो इनका सम जीरो, और प्योरली रियल बोले तो इनका डिफरेंस जीरो। क्लियर है, या z इक्वल टू जेड बार हो जाएगा प्योरली रियल में, जो भी लिखा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी उधर वाला पहले नोट कर लो कि इमेजनरी पार्ट कितना होता है, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा होता है, और प्योरली रियल बोल दें तो z इक्वल टू जेड बार होता है। ये इतनी बात आपको आनी चाहिए। एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से क्या करा दे, मल्टीप्लाई करा दे, मतलब z इंटू जेड बार लिख दे। यार इनको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, एक बना है a प्लस बी और दूसरा क्या है a माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी, और दूसरा क्या है, बनेगा क्या मल्टीप्लिकेशन इसमें, z इंटू जेड बार कितना बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ऐसा बनेगा। अच्छा तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बताओ यार, इतना तो थोड़ा सा जानते होंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट जितना है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जब z और z बार आपस में मल्टीप्लाई हुए तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, और ये चीज क्या लिखी हुई है, मॉड ऑफ z का, इसका यदि स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा।
तो ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिखा है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉड ऑफ z का क्या लिखना होता है, होल स्क्वायर। ये तो कई बार ये प्रॉपर्टी यूज होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। या फिर उल्टा भी लिखना होता है, सुन लो बेटा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार है तो मॉड z स्क्वायर लिखेंगे, और मॉड z स्क्वायर है तो z इंटू जेड बार भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूज होती है जेई के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। रफ करें इसको, बस सीधे सीधे ये लिख लीजिए, z और z बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, उतना तो आपको आ रहा होगा। चलिए अब इसमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ये वाला तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये तो आसान है। ये क्वेश्चन तो आपसे खुद से हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे खुद से हो सकता है। ये कोई छोटी भी बात है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है या क्या है, सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की हैं। बट क्वेश्चंस अच्छे लेवल के इसमें बनते हैं, तो ऑब्वियस सा है कि 2-3 लेक्चर के बाद बहुत ज़्यादा लेवल चेंज करना पड़ेगा इसमें। आप लोगों में अभी जो टेस्ट है उसमें मैंने लॉग बढ़ा दिया है, ठीक है, लॉगरिथमिक, तो उसको आपको प्रिपेयर रखना है, ठीक है। हालांकि आपको जो न्यू, क्योंकि उसमें शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कंप्लीट नहीं है कुछ, तो उसमें चेंज करना पड़ रहा है, तो उसमें चेंज हो रहा है, तो मैंने भी सोचा कि चेंज क्या कराना, मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ टॉपिक्स, है ना। उन लोगों का थोड़ा टॉपिक शायद कंप्लीट नहीं ना अभी, पूरी 11 आ रही है, तो उसमें उतना पढ़ाया नहीं ना अभी, पूरा पढ़ा दिया है। तो फिर वो तो सर को पता होगा, कुछ केमिस्ट्री वाले में, शायद केमिस्ट्री वाले में चेंज हो रहा होगा ना, केमिस्ट्री का जो सिलेबस वो चेंज हो रहा होगा, उसके कारण जब वो चेंज ही हो रहा है तो अब मेरा एक चैप्टर जा रहा, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते, वो बीच में थोड़ा सा ज्यादा दे दिया था, वही हमें इधर देना चाहिए था, उधर तोड़ के उधर एक एक कम कर देना चाहिए था। तो अभी वो जैसे अपना ये सिलेबस इधर कवर होगा, दो इसमें 2 टेस्ट लगे अभी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लगा हुआ है, एक उसके आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, और जैसे वो हो जाएगा उसके 7 डे, मतलब फिर अल्टरनेट 15 डेज पे नहीं है, फिर 7 डेज के बाद है। उसमें तो मैथ्स वाले में कुछ सिलेबस नहीं लिखा था, फिजिक्स वाले में नहीं लिखा था, उसके पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो उसमें हमने 3 चैप्टर्स दे दिए, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट
और दे दिया है ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उन 7 डेज में खत्म हो जाएगा, 7 दिन में बढ़िया से। अरे इधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, आईटीएफ 7 डेज में खत्म कर देंगे। तो उसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको आता है, और वो और क्या दिया है उसके साथ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और आईटीएफ तो खत्म कर देंगे, एक और कुछ दे दिया है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो भी आपको आता है। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने आपको दे दिया है। 7 डेज में आराम से आईटीएफ हो जाएगा। उसके आगे 10-15 दिन और बचेंगे, एलसीडी खत्म कर देंगे। एलसीडी मतलब वो वाला नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। एलसीडी मतलब जानते हैं ना फिजिक्स में? नहीं जानते? फुल फॉर्म बताओ एलसीडी का। हेलो, याद नहीं तो क्या याद है? फिजिक्स की स्पेलिंग बताओ। नहीं बता पा रहे हो बेटा, जल्दी बोलो फिजिक्स की स्पेलिंग। कितनी जल्दी बोल रहे हैं। चलो भाई, ये हो गया। अरे ये वाला हो गया क्वेश्चन। किससे किससे हो गया? 1 2 3। हाँ बताओ कैसे किया बेटा? इन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये कैसे हैं आपस में, कैसे हैं कॉन्जुगेट? तो इन्होंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट निकाला और इसके बराबर कर दिया। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? साइन एक्स माइनस का आयोटा कॉस 2x। और ये वाला कॉन्जुगेट है तो ये क्या लिखोगे? कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x। क्या ये हो जाएगा? तो इस जगह से आप लोग क्या लिखेंगे? साइन एक्स किसके बराबर है? यदि साइन एक्स आपका कॉस एक्स के बराबर है तो इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? तो टेन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? टेन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? अरे बोलो भाई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, लेकिन इसमें इमेजनरी पार्ट भी तो इक्वल करना होगा। माइनस का cos 2x इक्वल टू माइनस का sin 2x, माइनस माइनस उड़ गया, cos 2x उधर लेके चले गए तो tan 2x इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। तो यहां से जो 2x की वैल्यू होगी वो n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगी क्या? यदि किसी को कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं यहां पर। क्या बेटा क्वेश्चन में? नहीं तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, इसके बराबर हो गया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये आपस में कॉन्जुगेट, या फिर इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर कर दो, बात वही है। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने पर, अरे अब ये इतना कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने पर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा कि नहीं? दिमाग लगाओ, एक बार आयोटा का साइन चेंज किया, फिर से एक बार चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख लेना जिनको ना आता हो, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है? वही कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। हमें तो क्या करना है, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो हमें दोनों का कॉमन आंसर देना होगा। इसमें जो आंसर्स आएंगे, जैसे n इंटीजर रखोगे तो पाई बाय 4 आएगा, या फिर पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4। इस वाले में क्या आएगा? पाई बाई 8 आएगा, या फिर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 आएगा। क्या कोई कॉमन वैल्यू मिल रही है? कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है। अब इसमें किसी को डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ सकते हैं। अरे ये वाला वैल्यू देगा पाई बाय 4, ऐसे सोच लो। tan की वैल्यू 1 कब? जब x कितना? पाई बाय 4। और tan 2x 1 है, मतलब 2x इक्वल टू पाई बाय 4, तो x इक्वल टू पाई बाई 2। क्या सेम वैल्यू मिली? अरे सेम मिलता, कॉमन मिलता, तभी तो दोनों ट्रू होते। हमारी तो दोनों वैल्यूज, दोनों इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए। वो x की वैल्यू जिनके लिए दोनों इक्वल हो जाए, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। चलिए, इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब समझते हैं? वो z जो इसको क्या करें, सेटिस्फाई, वो फाइंड करने। यदि किसी बच्चे को ये एंगल वगैरह निकालना नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल नहीं आती है, तो पूछ सकते हो। हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है, इसलिए ऐसे लिखा है कि डायरेक्ट लिख दिया x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4।
नहीं, केवल z की वैल्यू निकालनी है। एक बार जितना ये पढ़ाया है इसको पढ़ के आना है, एक बार दोबारा से रिवाइज करके आना है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इनकी दोबारा से अपने से कैलकुलेशन करनी। यदि कहीं पर डाउट है तो नेक्स्ट टर्न पे आके पूछ सकते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? z। सुनिएगा बहुत ध्यान से, z को हमने माना x प्लस आयोटा y, इसमें रख देते हैं। अरे x और y निकाल लीजिए, इसमें जैसे ही रखोगे तो x प्लस आयोटा y, ये z का हो गया होल स्क्वायर, प्लस का z बार का मतलब x माइनस आयोटा y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें सारे के सारे रियल पार्ट अलग कर लें। एक्स स्क्वायर अलग हो गया, वाई स्क्वायर अलग हो गया। आप देखें जिनके साथ आयोटा नहीं है वो अलग, और जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर दें। आप सिंप्लीफाई करके देखें क्या ऐसी इक्वेशन बन रही है। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, जिनके साथ आयोटा है वो अलग, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो अलग। आप ये स्क्वायर एक्सपेंड करके देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट हो तो डिस्कस करें। अब इस साइड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इस साइड भी क्या बनेगा? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल। तो इधर लिखा हुआ दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये रियल पार्ट इधर वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा। एंड क्या होगा? 2xy माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 0 के। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आसान है क्या? यहां से y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 1। इसका मतलब y 0 होगा, या फिर x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू y 0 हो जाए, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाए? 1/2 हो जाए। इतना पहले नोट करें। इक्वेशन सॉल्व करना है यार। अब इसमें केस बनेंगे। इस केस से केस नंबर 1 माना कि y 0 हो गया। y कैसा हो गया? यदि y 0 हो गया तो इसमें रख दें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। y 0 होने का मतलब ये चला गया, x कॉमन आया, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 होगी और -1। इसका मतलब इस जगह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा लिखा है, ये क्या लिखा? -1 प्लस 0 आयोटा। ऐसे ही केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू 1/2 हो जाए, यदि x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का y स्क्वायर प्लस का 1/2 इक्वल टू 0। यहां से भी y की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस कितना आ रहा है? √3/2। पूरे के ऊपर रूट है कि 2 अलग है? 2 अलग है। √3/2 ऐसा आ रहा है। मतलब इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 √3/2 होगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 -√3/2। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे? 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा? 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये क्या लिखा? 1/2 माइनस आयोटा √3/2। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। स्पीड में नोट करें भाई इसको। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसमें z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा अपॉन में 5 + 6 आयोटा। इसकी पूरे की पावर 2006 है, माइनस का 2 - 3 आयोटा अपॉन में 5 - 6 आयोटा। इसकी पावर भी 2006 है। अब आपको इसमें बताना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी। दो ऑप्शन है, प्योरली रियल है
प्योरली रियल है या फिर प्योरली इमेजनरी है, ये बताना है आपको। चेक करना है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल और या फिर प्योरली इमेजनरी। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ये प्योरली रियल है या फिर प्योरली इमेजनरी, ऐसा चेक करके आपको बताना है। प्योरली इमेजनरी। एक बच्चा बोल रहा सर प्योरली इमेजनरी है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी के केस में क्या होता है, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होता है। ये प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी होगा तो ऐसा होगा, और प्योरली रियल होगा तो z इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। ये प्योरली रियल की कंडीशन है। तो एक काम करते हैं, इसका जेड बार निकाल के देखते हैं। यदि जेड बार निकालेंगे तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, अरे कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। इसको कॉन्जुगेट मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इस वाले को कॉन्जुगेट मिला तो ये साइन चेंज हो गया, इसकी पावर 2006 हो गई। माइनस लगा, इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और नीचे भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसकी पावर 2006 हो जाएगी। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? आप इसे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस साइन कॉमन लोगे ये पहले लिख जाएगा, क्या पहले लिख जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 6 आयोटा पहले लिख गया, इसकी पावर 2006, और ये बाद में आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 6 आयोटा की पावर 2006। क्या ये z लिखा हुआ है, कैलकुलेशन देखो, तो उस साइड z बार है, इस साइड माइनस का z आ गया, इसका मतलब आ गया z बार प्लस z इक्वल टू 0। z बार प्लस z इक्वल टू 0 मतलब कैसा हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तो सिंपल सी बातें हम लोगों ने देखी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y होता है, और x और y रियल होने चाहिए। प्योरली रियल के केस में इमेजनरी पार्ट 0 या फिर z इक्वल टू जेड बार। प्योरली इमेजनरी के केस में रियल पार्ट 0 या फिर z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना। कॉन्जुगेट हर जगह क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर होता है। और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, बस ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें। चलो भाई आज इतने ही रखते हैं।